हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप? स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस गुरु अकेडमी पर दोस्तों। तो दोस्तों, आपकी तैयारी कैसी चल रही है बताना कमेंट करके। ठीक है दोस्तों, आपका एग्ज़ाम भी नज़दीकी है, लगभग आपका एग्ज़ाम आ ही चुका है। 4-5 दिन आपके एग्ज़ाम के बचे हैं। 4 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी दोस्तों, और आपकी प्रैक्टिस भी लगातार बेहतर चल रही होगी। तो इसी को ध्यान में रखते दोस्तों, आपके लिए मैं आज अपनी नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूँ। मैथ्स की 16 क्लास हमारी है यहाँ पे। ये हमारा 21 क्लास का रिवीजन कोर्स है दोस्तों, तो लगभग हमारी 4-5 क्लासेस पे बच रही है आगे। आज मैं आपके लिए अपनी 16वीं क्लास पर लेकर आया हूँ मैथ्स की। 15 क्लासेस हमारी पहले हो चुकी हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी दोस्तों, तो आप उनको देखिए, आपको उनसे बेनिफिट ही बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो आप उनसे लगातार प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, आपके एग्ज़ाम का जो सेंटर दोस्तों वो अलॉट हो चुका है, एग्ज़ाम सिटी आपका और एग्ज़ाम डेट। तो आप वो भी अपना चेक कर लीजिए अपना साइट पर जाकर। ठीक है, एसएससी की साइट पर जाकर आप अपना चेक कर सकते हो आपका एग्ज़ाम कब है और किस सिटी में है। चलिए दोस्तों, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि तैयारी चल रही होगी बेहतर अच्छे से। अपनी तैयारी को बरकरार रखिए और वीडियो को देखते रहिए लगातार दोस्तों। तो ये हमारी आज की नेक्स्ट वीडियो होगी आपके लिए मैथ्स की। आज के इसमें दोस्तों जितने भी क्वेश्चन होंगे वो भी सारे के सारे आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर लिया करो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। आज की हमारी जो क्लास है दोस्तों 16 क्लास हमारी है, और इस पर जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों हमारे सारे ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए, आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। आपके एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डाटा चेंज हो सकता है दोस्तों, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा वो यही रहेगा जो हम यहाँ पे आपको करा रहे हैं प्रैक्टिस में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, ये है आज का पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन बड़ा सिंपल सा टॉपिक होता है दोस्तों, लेकिन इसमें कैलकुलेशन अच्छी खासी होती है। यदि आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको दिक्कत हो सकती है थोड़ी बहुत एग्ज़ाम में जाकर। तो आप इसकी प्रैक्टिस करके जाइए, आपको एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन तो दिखने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 364 माइनस ब्रैकेट 142 माइनस 75 प्लस 38 माइनस 5/4 प्लस 14/8 का मान हमें बताना है। तो दोस्तों ये आपका बोर्ड मास के रूल पर आधारित एक क्वेश्चन है। आप बोर्ड मास को जानते होंगे। बोर्ड मास क्या होता है? बोर्ड मास पे दोस्तों यहाँ बी किसको प्रेजेंट करता है? ब्रैकेट को। ठीक है, सबसे छोटा ब्रैकेट ये रेखा ब्रैकेट होता है, इसके बाद ये ब्रैकेट होता है, उसके बाद ये मजला ब्रैकेट होता है, इसके बाद ही हमारा ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है दोस्तों, ये वाला। ठीक है, और ओ का मतलब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? ओ का मतलब होता है ऑफ, अंग्रेजी में ऑफ और हिंदी में का। तो यदि ब्रैकेट नहीं है तो आपको का से स्टार्ट करना होता है। अगर का भी नहीं है दोस्तों तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे क्वेश्चन को? डिवीजन से स्टार्ट करोगे, डिवाइड से। अगर डिवाइड का साइन भी नहीं आपको दिख रहा है तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? मल्टीप्लाई से। और मल्टीप्लाई भी अगर आपको नहीं दिखता दोस्तों तो आपको प्लस माइनस तो दिएगा जरूर आपका, प्लस माइनस जैसे यहाँ पे दे रखा है। तो आप प्लस माइनस से स्टार्ट करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे? माइनस। ठीक है, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, का मतलब होता है माइनस। तो आपको बोर्ड मास पे ये रूल फॉलो करना होता है दोस्तों। सबसे पहले ब्रैकेट को ऑफ करना है, उसको हटाना है। उसके बाद अगर आपको ऑफ दिया है उसको सोल्व करना है। उसके बाद आपको डिवाइड करना होता है। तो कई बार यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि पहले का सोल्व करें पहले या फिर डिवाइड को सोल्व करें। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, का को इग्नोर करके दोस्तों डिवाइड को सोल्व कर लेते हैं। लेकिन आपको इस नियम को फॉलो करना है, इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। बोर्ड मास का रूल ये कहता है कि डिवाइड से पहले आपको का सोल्व करना है, ऑफ सोल्व करना है, उसके बाद डिवाइड होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस माइनस होगा। ठीक है, तो ये है आपका बोर्ड मास का रूल। यहाँ पे भी इसको फॉलो करेंगे दोस्तों। देखिए क्या है क्वेश्चन में, यहाँ दिया है दोस्तों ये 14/8 है और ये 5/4 है। तो पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। इसके ऊपर कौन सा ब्रैकेट है दोस्तों? रेखा ब्रैकेट। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 5/4 और 14/8 के ऊपर है, तो पहले इसको सोल्व करेंगे। मैं दोस्तों क्या करता हूँ, पहले मैं 2 से इसको डिवाइड कर देता हूँ और 2 से इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से? तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा दोस्तों? 7/4 मिल जाएगा। और 7/4 हमारा ये हो जाएगा दोस्तों, 5/4 ये है। तो नीचे के हर बराबर हो जाते हैं, तो 7 और 5 12। तो आपके यहाँ से 12/4 मिलेगा। और 12/4 का मतलब क्या होता है? 12/4 का मतलब होता है 3। ठीक है, जब 3 घटेगा 38 में से तो कितना बचेगा दोस्तों? 35 बचेगा।
और 35 जुड़ेगा 75 में, 110 हो जाएगा। 110 घटेगा किस में से, 142 में से, तो कितना बचेगा दोस्तों, 32 बचेगा। और 32 घटेगा 364 में से, तो कितना बचेगा, 332 बचेगा। ठीक है, तो आपको इस तरह इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना था। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। आपको इसमें ज़्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये प्लस माइनस का प्रोसेस है दोस्तों। तो आपको राइट साइड से लेफ्ट साइड में चलना है, ब्रैकेट को ऑफ करते हुए, हटाते हुए। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया दोस्तों, ये ओरली हमारा हो गया है। नीचे के मैंने हर बराबर कर लिए, 2 से डिवाइड करके 7/4, 5/4 को जोड़ने के बाद बना 12/4, और 12/4 का मतलब होता है दोस्तों 3। ठीक है दोस्तों, तो 38 में से जब 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 35, और 35 जुड़ेगा किसमें दोस्तों, 75 में, तो ये हो जाएगा 110। 110 घटेगा 142 में से, तो बचेगा कितना दोस्तों, केवल 32, और 32 घटेगा दोस्तों किस में से, 364 में से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 332। तो आप इसको इस तरह से विदाउट पेन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, डाटा यहाँ पे दिया है, इसको बस क्या करना है दोस्तों, प्लस माइनस में आपको करना है इसको, आपका आंसर 332 आ जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था दोस्तों, आप इसको ऐसे लगा सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और लेकर आया हूँ ऐसा बोर्ड मार्क्स का, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो सके, आप इसको और अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। तो देखिए, ये है हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का, बोर्ड मास रूल पर आधारित। तो बोर्ड मास क्या कहता है मेरे दोस्तों, ये कहता है कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को सोल्व करें आप। ठीक है, तो ये रहा हमारा ब्रैकेट, तो पहले इसको सोल्व कर लिया जाए। इसके अंदर क्या लिखा है दोस्तों, तो इसके अंदर लिखा है 24 डिवाइड 8 प्लस क्या है 4/5। तो दोस्तों पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले हम डिवाइड करेंगे, तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे आप, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। कितना मिलेगा आपको, 3, और 3 को जोड़ेंगे दोस्तों 4/5 में, तो कितना मिलेगा आपको, 5 तिया 15, 4 19, तो यहाँ से मिलेगा दोस्तों हमें 19/5। तो इतना सोल्व करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 19/5 मिलने वाला है दोस्तों। और जब हमारे ब्रैकेट खुलेगा दोस्तों, तो इसके पीछे में क्या मिलेगा, माइनस, और माइनस में क्या है दोस्तों, 15 है, 15 से पहले ऑफ है, उसका 2/3। तो पहले आपका 2/3 का 15 सोल्व हो जाएगा, इसकी जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, यहाँ पे ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो हम कर लेते हैं यहाँ पे 2/3 गुना 15, 3 से कटेगा दोस्तों कितनी बार, 5 बार, तो 5 दूनी 10। तो यहाँ से मिलेगा दोस्तों कितना में 10, और 10 किस में जुड़ेगा दोस्तों, 36 में, क्योंकि 36 में क्या है, प्लस में है, इस तरह से। तो 5 दूनी 10 और 36 कितना हो जाएगा दोस्तों, 46। तो यहाँ तक हमारे 46 हो जाएगा दोस्तों, और 46 में से कितना घटाना है, 9/19/5। तो इतना सोल्व करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, आपको यहाँ तक सोल्व करने के बाद ही दोस्तों, ये वाला यहाँ से यहाँ तक आपको मिलने वाला है कितना, 46 माइनस 19/5। ये हमारा मिलेगा दोस्तों हमें इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, यहाँ तक ये सोल्व हो गया। इसके बाहर क्या है दोस्तों, इसके बाहर है ब्रैकेट भाग, और 42 से 1/5, ये हमारा इसके बाहर है। तो क्यों ना हम पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। तो 46 से इसमें गुना करेंगे दोस्तों, 46 पंजे 230 होता है, 230 में से 19 घटाएंगे आप, तो कितना बचेगा आपका, जब 230 में से आप कितना घटाओगे दोस्तों, 230 में से 19 घटाओगे तो बचेगा 211। ठीक है दोस्तों, तो 211/5 हमारा यहाँ पे मिलने वाला है आपको, 211/5 आपको मिलने वाला है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ कितना, 5 से नीचे गुना करेंगे, 5 से ऊपर गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 40 पंजे 230 माइनस 19, तो यहाँ से मिलेगा आपको 211/5। ठीक है दोस्तों, और ये भी कितना हो जाता है हमारा, 42 पंजे 210 और 1 11, तो ये भी 211 बटे कितना हो जाता है, 5। और जब दोस्तों ये दोनों घट जाते हैं तो ये ब्रैकेट आपका अपने आप हट जाता है। तो यहाँ पे लगाएंगे आप क्या, डिवाइड का साइन। तो आपको ये सोल्व करने के बाद आपको ये मिलने वाला है, तो इससे आपका पूरा पूरा ही कट जाता है, सेम टू सेम आ गया आपका। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है दोस्तों, इस तरह से ब्रेक करके इसका आंसर देना होता है। पहले हमने इसको सोल्व किया, यहाँ से हमें क्या मिला, 19/5 मिला दोस्तों। इसको सोल्व किया, यहाँ से मिलेगा हमें 46 में से कितना माइनस करेंगे, 19/5, तो आपको कितना मिलेगा, 211/5। ठीक है,
और ये भी हमारा क्या होता है दोस्तों 42 सही 1/5, ये भी क्या होता है, इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों ये भी 211/5 ही होते हैं, 42 में 210 और 1 11। तो इसका आंसर कितना आ जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाता है। चलिए आपको इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 संख्याओं का औसत 32 दिया है, यदि दो संख्या 29 और 31 है तो इन दो के अलावा बाकी संख्याओं का औसत क्या होगा। यहां पे जो नंबर दिए हैं, कुल कितने नंबर दिए हैं दोस्तों, कुल नंबर है यहाँ पे 20। तो 20 नंबर का जो एवरेज दिया है वो कितना है, इनका एवरेज दिया है 32, ये इनका एवरेज है। इनमें से दोस्तों पहले इनका योगफल बना लेते हैं, तो सम कितना बन जाएगा इनका 20 नंबर का, तो सम हो जाएगा 640, 32 दूनी 64। तो 20 संख्याओं का औसत अगर 32 है दोस्तों, सम कितना बनेगा 640। अब ये बोल रहा है दोस्तों यदि इनमें से दो संख्या 29 और 31 है तो बाकी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यदि मैं 29 और 31 को यहाँ से हटा दूँ दोस्तों, तो कितना हटाना पड़ेगा, 29 और 31 मतलब 60 इन दोनों संख्याओं का योगफल बनता है। तो 60 आप घटा दीजिए 640 में से, तो हमें मिलेगा दोस्तों कितना, बाकी जो बची हुई संख्या होंगी 18 संख्याएं, हमें मिल जाएगा उनका योगफल। तो 640 में से जब आप घटाओगे कितना, 60 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 580। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 18 संख्याओं का जो योगफल मिलेगा आपको वो कितना मिलेगा, 18 संख्याओं का जो योगफल मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो मिलेगा आपको 580। ये है 18 संख्याओं का सम दोस्तों, ये हमें सम मिलेगा। अगर इन 60 संख्याओं को मैं 60 को मैं घटा दूं 640 में से, तो कितना मिलेगा आपको 580। अब हमें एवरेज बताना है, तो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है योगफल बटे पदों की संख्या। तो योगफल 580 है 18 संख्याओं का। आप इसको 18 से डिवाइड करेंगे, 18 × 54, कितना बचेगा, 4 बचेगा। 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए 32.22, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो शेष संख्या का औसत क्या होगा, 32.22 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं दोस्तों। ये है आपका अगला क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन है आपका एलसीएम एचसीएफ का। रेशो दिया है 3 संख्याओं का और यहाँ पे इनका एचसीएफ दिया है 57। तो अब हमें क्या बताना है, हमें यह बताना है दोस्तों इन संख्याओं की वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है इनकी, तीनों संख्या में ज्ञात करनी है। तो चलिए, जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, संख्याओं का रेशो आपको दिया जाए और उनका एचसीएफ आपको दिया जाए, तो क्या करना होता है दोस्तों, तो संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं, जो संख्या आपको दे रखी है उनमें सीधा अपने जो एचसीएफ दिया है उससे गुना लगा देते हैं, तो आपकी संख्या आपको मिल जाती है। 3 संख्या मैं मान लेता हूँ ए बी सी, इनका रेशो दिया है 4:5:6 और यहाँ पे एचसीएफ कितना दिया है दोस्तों, इनका एचसीएफ दिया है इनका 57, ये इनका एचसीएफ दिया है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, संख्या बनानी है। परंतु इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या करना है, मैं आपको संख्या बनाने की सलाह नहीं दूंगा दोस्तों। क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर इसको ऑप्शन से ही कर सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो। अगर बात टाइम बचाने की है और आप टाइम बचा पा रहे हो तो बिल्कुल बचाइए दोस्तों। ठीक है, जहाँ हम कैलकुलेशन को इग्नोर कर सकते हैं तो हम बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 57 से में 1 बाय 1 गुना ना करके दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन का सहारा लेते हैं यहाँ पे थोड़ा, ताकि हमारा आंसर जल्दी आ जाए, बार बार गुना ना करनी पड़े तीनों में अलग अलग 57 से, क्योंकि आपका 57 का टेबल आता भी नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, 57 से गुना ही करेंगे सिंपली। ठीक है, तो 4 की गुना 97 करेंगे, फिर 5 की गुना 97 करेंगे, फिर 6 की गुना 97 करेंगे, तो इस तरह आपको संख्या मिल जाएगी। तो देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आप ये देखिए 57 आपका है, इसमें इकाई अंक क्या है आपका 7 है दोस्तों। 7 से जब इसमें गुना करेंगे आप 4 में, तो आपको 28 मिलेगा। 7 चौक 28, 28 का इकाई अंक क्या होता है 8। तो जो हमारा आंसर होगा उसका जो इकाई अंक होगा दोस्तों वो कितना होगा, 8 होगा। पहली संख्या का, पहली संख्या कौन सी है दोस्तों, 4 है। इसमें 57 से गुना करेंगे आप, तो जैसे आप इसमें 57 से गुना करेंगे तो आपको इकाई अंक क्या मिलेगा, 7 चौक 28, 8 मिलेगा। तो 8 ना तो इसमें है ना इसमें है दोस्तों, ना इसमें है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। ठीक है,
अगर ऐसा हो तो दोस्तों दो ऑप्शन हमारे ऐसे हो जाते, 2 में 8 आ जाता, तो हम क्या करते यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करते, तो दोनों ऑप्शन को चेक कर लेते दोस्तों, ठीक है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते, वो बाद की बात है। अगर हम कैलकुलेशन को इग्नोर कर पा रहे हैं तो बिल्कुल करेंगे। तो हमारे एक ऑप्शन से, एक नंबर से दोस्तों हमें क्या मिल गया, अपना राइट आंसर मिल गया है, तो आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस तरह आप इसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह दे सकते हो, वरना तीनों संख्या आपको निकालनी पड़ेंगी, तीनों संख्या भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों उन्हें निकालने में भी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, बोला गया है उस बंद घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका संपूर्ण पृष्ठ 96 मीटर स्क्वायर है। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है 3D का दोस्तों। इसमें आपको दिया है घन का संपूर्ण पृष्ठ यानी कि टोटल सरफेस एरिया आपको दिया है, और आपसे पूछा है इसके डायगोनल की लंबाई, इसके डायगोनल की लेंथ कितनी है, हमसे ये पूछा है। तो दोस्तों क्या करना है, आपको घन के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। 3D की शेप कुछ इस तरह होती है आपके घन की, ये आपका घन होता है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। मान लीजिए हमारा घन है दोस्तों, ठीक है। इस घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, इसमें दोस्तों 6 सतह होती हैं, जैसे डाइस होता है आपका। तो घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया, इसमें 6 फेज होते हैं दोस्तों, और हर फेज कैसा होता है, स्क्वायर की फॉर्म में होता है दोस्तों, एक वर्गाकार आकृति का होता है। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। यहाँ पे कितनी सतह है दोस्तों, 6 सतह, तो 6a स्क्वायर। तो ये बन जाता है दोस्तों इसका टोटल सरफेस एरिया, और ये हमें दिया गया है कितना है, 96 मीटर स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या बताना है, विकर्ण की लंबाई बतानी है। तो डायगोनल क्या होता है, विकर्ण की लंबाई क्या होती है, इसमें विकर्ण होता है दोस्तों a√3, ये इसका डायगोनल होता है दोस्तों, ठीक है। ये बनेगा इसका डायगोनल। तो हमें यहाँ से क्या करना है दोस्तों, इस a√3 की वैल्यू बतानी है, a√3 का मतलब इसके विकर्ण की लंबाई बतानी है, और यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से हमें इसका आंसर देना है। चलिए तो पहले इसकी भुजा निकाल लेते हैं, बिना भुजा के हम इसके विकर्ण की लंबाई नहीं निकाल सकते दोस्तों। आप देख पा रहे हो इसके सरफेस एरिया में भी ए का यूज़ हो रहा है, भुजा का यूज़ हो रहा है, और इसके डायगोनल में भी क्या है, ए है। तो बिना ए के हम इसका ना तो आयतन बता सकते, ना इसका सरफेस एरिया बता सकते, और ना ही इसका विकर्ण की लंबाई हम बता सकते। इन तीनों चीज़ों को निकालने के लिए हमें इस विकर्ण की साइड का पता होना जरूरी है। चलिए तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, हमें ये दिया है टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, कितना है ये 6a स्क्वायर कितना है, 96 मीटर स्क्वायर यहाँ पे दिया है। तो 6 से ही कट जाता है दोस्तों, तो a स्क्वायर हमें कितना मिलेगा यहाँ से, ये मिलेगा 16, ठीक है दोस्तों, मीटर स्क्वायर। और स्क्वायर से आपका स्क्वायर कट जाता है दोस्तों, और ये किसका स्क्वायर आपका, तो ये a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4 का स्क्वायर है, तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, यहाँ पे मिलेगी 4 मीटर। तो a की वैल्यू आ जाती है 4 मीटर। बस हमें ये निकालना है दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा आपका। डायगोनल की लंबाई क्या होगी, यहाँ इसके डायगोनल की लंबाई हो जाएगी, यहाँ पे a की जगह 4 लगा देंगे तो 4√3, तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा 4 इंटू में √3, इसका मतलब हो गया दोस्तों 4√3 मीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक रहेगा दोस्तों, इसका सी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ से हमने इसकी साइड निकाल ली, ए बराबर कितना आ गया 4 मीटर, और 4 मीटर के हिसाब से डायगोनल बनेगा 4√3 मीटर, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको इस तरह से करने होते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन आपके लिए। तो कुछ बच्चों को तो दोस्तों ये फेवरेट होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और एक चैप्टर और होता है आपका टाइम एंड वर्क। बच्चे ज़्यादातर इसमें इंटरेस्ट बहुत लेते हैं। तो देखिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने है, तो आप इसका आंसर क्या होगा देखिए। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार दी, 4 वर्ष के बाद उसने ऋणदाता को 9/5 राशि वापस कर दी, तो ब्याज की दर क्या थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछ रहा है दोस्तों। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, आपसे दो ही चीज़ें पूछेगा, या तो पूछेगा आपसे समय, और या फिर पूछेगा आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर। तो यहाँ ये जो कंडीशन है दोस्तों, जब आपकी राशि अपने आप का
a/b की फॉर्म में कुछ हो जाए, फ्रैक्शन में कुछ हो जाए, कुछ गुना हो जाए दोस्तों, तो हम इसमें मान सकते हैं ये जो नीचे वाला आपको फ्रैक्शन, नीचे वाली जो संख्या दी है फ्रैक्शन में, ये 5, हम इसे मान सकते हैं दोस्तों ये हमारा मूलधन है और ये हो जाता है हमारा अमाउंट दोस्तों। ठीक है, हम ये मान सकते हैं हमने 5 रुपया उधार दिया जो 4 सालों में कितना हो गया दोस्तों, 9 रुपया हो गया साधारण ब्याज की दर से। तो बस हमें साधारण ब्याज की दर निकालनी है। आप सिंपल फॉर्मूला जानते होंगे, इसमें कुछ ज़्यादा करने का कुछ होता नहीं है दोस्तों। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं दोस्तों हम, SI इंटू में 100 अपॉन में क्या होता है दोस्तों, P इंटू में T समय, इससे आप निकाल सकते हो। इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। ठीक है, तो ब्याज हमें कितना मिलता है, ब्याज हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अगर हमारा प्रिंसिपल दोस्तों कितना है, प्रिंसिपल हमारा दोस्तों कितना है, यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा 5 है और हमारा अमाउंट कितना है दोस्तों, 9 है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से हमें ब्याज कितना मिलने वाला है दोस्तों, 5 रुपये हमारे कितने बन गए, 9 रुपये बन गए, तो ब्याज कितना मिलेगा, 4। तो आप सिंपली ऐसे घटा के देख सकते हो, ऊपर वाले में नीचे घटा लीजिए, तो ब्याज हो जाएगा कितना, 4 रुपये ब्याज हो जाएगा गुना 100 अपॉन में ये ब्याज किस पे लगा दोस्तों, इसको हमने मूलधन माना है 5 रुपये और समय कितना लगा, 4 वर्ष। तो 4 से 4 कट जाता है, 5 से कटेगा आपका 100 20 बार, तो इसका आसानी से आप आंसर दे सकते हो। इसमें आपको कुछ नया फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। यहाँ पे सब कुछ फ्रैक्शन में दिया गया है, मूलधन दिया गया है, अमाउंट दिया गया है, ऊपर वाला अमाउंट होता है, नीचे वाला मूलधन। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों का डिफरेंस आएगा, वो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। इसको सोल्व करने के बाद आपकी दर निकल जाती है, कितनी आ गई, 20%। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया इसका, 20% हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगले क्वेश्चन पे क्या चलना है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, उसको देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होंगे, बस आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से और जी जान से मेहनत करनी है ताकि आप इस बार सफलता प्राप्त कर सको। ठीक है दोस्तों, चलिए तो क्वेश्चन में दिया है, संजय ने अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा में 150 में से 75 और वार्षिक परीक्षा में 150 में से 105 अंक हासिल किए। उसके अंकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, ये आपको बताना है। पहले इसके अंक आ रहे थे दोस्तों 150 में से 75 यानी 50%। अब इसके अंक आ रहे हैं 150 में से कितने, 105 दोस्तों। ठीक है, तो बस हमें ये बताना है दोस्तों इसके अंकों में कितनी वृद्धि हो गई, परसेंटेज में बताना है। चलिए तो बात क्या है दोस्तों, पहले इसके कितने नंबर आ रहे थे, 75 आ रहे थे, अब कितने आ रहे हैं, हाफ ईयरली इसके एग्जाम में कितने नंबर आ रहे हैं दोस्तों, हाफ ईयरली में आ रहे हैं इसके, हाफ ईयरली एग्जाम में इसके कितने हैं, 150 में से कितने हैं मार्क्स, कितने हैं इसके, 150 में से आ जाते हैं दोस्तों इसके 150 में से 75 मार्क्स। और ईयरली एग्जाम में दोस्तों इसके ईयरली एग्जाम में कितने नंबर आ जाते हैं दोस्तों इसके, 150 में से ये ले आता है दोस्तों कितने, 105 मार्क्स। ठीक है दोस्तों, तो ये बोल रहा है दोस्तों इसके अंकों में कितने % की वृद्धि हो गई। तो पहले 75 नंबर ला रहा था, आज ये 105 नंबर ला रहा है दोस्तों, कितने बढ़ गए, यहाँ से कितने बढ़ गए आप देख सकते हो, 75 से 105 हो गए, 30 नंबर की वृद्धि हो गई दोस्तों। तो बस हमें ये बताना है ये परसेंटेज में कितना है। तो 75 से 105 होने में 30 बढ़ गया दोस्तों, और 30 किस पे बढ़ा, 75 पे। बस हमें इसको परसेंटेज में बताना है, 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो प्रतिशत वृद्धि हमें बतानी है, यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी इसके नंबर में। तो काट लीजिए दोस्तों इसको, 25 चौका 100, 25 × 75, 3 × 30, 10 चौक 40। तो 40% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना था। आसान क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी क्वेश्चन की, चाहे वो आसान हो या फिर थोड़ा सा मीडियम हो, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस हर तरह से करनी है दोस्तों। ठीक है, ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन ना छूटे, आपकी तैयारी एकदम बेहतर हो, आपके एग्जाम में ये जाकर अफसोस ना हो कि मेरा क्वेश्चन ये छूट गया। तो आपको हर तरह के क्वेश्चन करके जाना है, टाइम बहुत कम बचा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है बस। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं दोस्तों, इसका एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ गया हमारा,
देखिए एक क्वेश्चन ये है, एक संगठन में 2 कर्मचारी ए और बी है, इनका कुल वेतन 40,000 है। ए के वेतन में 9%, बी के वेतन में 11% की वृद्धि करने के बाद इन दोनों का कुल वेतन हो जाता है 44,100। तो ए का आरंभिक वेतन हमें बताना है कितना होगा। तो देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये। इसको लगाने का तरीका क्या होगा जिससे हम इसे आसानी से कम टाइम में लगा सके। बस हमें इस प्रैक्टिस के माध्यम से दोस्तों यही सीखना है और यही हमारी क्या रहती है दोस्तों, कोशिश रहती है कि आपको क्या करना है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने का तरीका बताया जाए। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को किस तरह करेंगे आपको बस उसको ध्यान देना है। आगे से आप बेसिक से करोगे दोस्तों, ये थोड़ा लेंथी होने वाला है, तो जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, आसान हो जाएगा। इस पर दोस्तों हम एलिगेशन लगाएंगे तो ये हमारे लिए ईजी हो जाएगा। यहाँ पे दिया है दोस्तों, एक व्यक्ति ए है और दूसरा कौन है बी। ए के वेतन में 9% की वृद्धि हो गई तो यहाँ पे लिखेंगे आप 9, बी के वेतन में 11% की वृद्धि तो 11 लिखेंगे आप यहाँ पे। और हमें बोला गया है दोस्तों हमारा इन दोनों का टोटल वेतन कितना था 40,000, वृद्धि होने के बाद कितना हो गया 44,100। तो कितना बढ़ गया यहाँ से यहाँ तक, तो 4,100। ये 4,100 दोस्तों हमें देखना है 4100 जो रुपये हैं हमारे ये 40,000 में बढ़े हैं दोस्तों। तो ये 40,000 का कितना परसेंट है, बस थोड़ा सा आपको ये कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखते हैं कितना होता है, 2 0 2 0 4 0 कट जाती हैं, तो 41/4% हमारे यहाँ से आ जाता है। इसको रख देते हैं बीच में, ठीक है, 41/4। और यदि एलिगेशन में दोस्तों आपका एवरेज वैल्यू में कोई बटे में कोई आपकी फ्रैक्शन, आपकी जो एवरेज वैल्यू है वो फ्रैक्शन में आ जाए, तो जो नीचे वाली संख्या होती है इसकी गुना आप इसमें लगा दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो 4 से इसमें गुना हो जाएगी और 4 से इसमें हो जाएगी दोस्तों, और ये नीचे का आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, आप इसे इग्नोर कर दीजिए, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, अब ये 41 है केवल। तो 4 9 36 दोस्तों, ये 36 बनेगा, ये 11 चौक 44। तो यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो, ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ये 36 हो जाएगी इस तरह से, और ये कितना हो जाएगा 44। तो एक नया नंबर आपका हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 41। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एलिगेशन लगानी है। तो एलिगेशन लगाने के बाद आपको मिलेगा 44 में से कितना घटेगा 41, तो ये 3 आ जाएगा। 36 और 41 का अंतर कितना आता है 5, तो ये आपके ए और बी पार्ट का क्या आ जाएगा दोस्तों, रेशो आ जाएगा। अब इसको आप हटा दीजिए दोस्तों यहाँ से इस तरह से। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये यहाँ पे बन जाता है, वो समझाने के लिए था तो आपको ये करना होता है। चलिए, इसका मतलब ये होगा दोस्तों, ए की जो सैलरी होगी कितनी होगी 3, तो बी की कितनी होगी 5 रेशो में, तो टोटल कितनी हो जाएगी इनकी 5 और 3 8। 8 की वैल्यू यहाँ पे दी गई है कितनी है 40,000, 40,000। ठीक है दोस्तों, तो एक की कितनी आ जाएगी, एक की आ जाएगी 5,000। बस हमारा क्वेश्चन का आंसर यहीं से निकल जाएगा। हमसे पूछा है ए का आरंभिक वेतन कितना है, तो ए का आरंभिक वेतन कितना है दोस्तों 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 15,000, और 15,000 इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह आपको इसको सोल्व करना था। अगर आप इसे किसी दूसरे मेथड से करोगे दोस्तों तो आपको ये लॉन्ग पड़ेगा, आपको थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा इसमें करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से दोस्तों मैं आपको इस क्वेश्चन करने के लिए या ऐसे क्वेश्चन करने के लिए यही सलाह दूंगा कि आप इसको एलिगेशन से कर लीजिए। अगर आपको अलग अलग परसेंटेज दे रखा है तो आप टोटल परसेंटेज यानी एवरेज परसेंटेज बना के एलिगेशन लगा के भी इसको कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये सारे ही क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो बस आपको इनकी प्रैक्टिस करके जानी है और कुछ नहीं है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। रमेश दावा करता है कि वह 36 का सामान क्या कर रहा है दोस्तों, ₹36 प्रति किलो के प्याज बेच रहा है, जिसकी कीमत कितनी है ₹40 प्रति केजी है। इसने दावा किया दोस्तों कि ये प्याज बेच रहा है ₹36 पर किलो, जबकि इनकी वास्तविक कीमत कितनी है ₹40 पर केजी। चलिए, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम वजन तोलता है, तो रमेश का लाभ या हानि ज्ञात करना है। रमेश को कितने % का लाभ या हानि होगी। तो जब ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आ जाता है, बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन है। एक बेईमान दुकानदार होता है, वो तोल में जरूर गड़बड़ करता है दोस्तों, वो वजन कम तोलता है और दावा कुछ और करता है कि मैं आपको कम रेट पर सामान दे रहा हूँ, लेकिन वो वास्तव में क्या करता है, हमें पूरी मात्रा नहीं देता। तो शुद्ध मात्रा ना देने के कारण वो क्या करता है,
वो तोल में गड़बड़ कर देता है, जिस कारण वो लाभ कमा लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से ही है। पहले इसकी लैंग्वेज को समझ लेते हैं दोस्तों। लैंग्वेज क्या है, ये बोल रहा है दोस्तों कि 40 का सामान हमें कितने में दे रहा है, 40 का सामान हमें कितने में दे रहा है, 36 में दे रहा है दोस्तों। तो 40 की वैल्यू आप 100% मान सकते हो यहाँ पे, और 36 को देख लो कितना परसेंट बनेगा। 40 का 36 कितना होता है, मेरे हिसाब से 4 से काट लीजिए आप इसे, 4 × 40 और 4 × 36। ठीक है, यहाँ से आप अच्छे समझ पाओगे कि 10 का सामान 9 पर बेच रहा है, इसका मतलब वो क्रय मूल्य पर कितनी छूट दे रहा है दोस्तों, 10% की छूट हमें ऑफर कर रहा है। परंतु वो क्या कर रहा है, आप इसको 10% मान सकते हो। 40 का सामान 36 में दिया जा रहा है, तो डिस्काउंट कितना हो रहा है दोस्तों, 10% का। तो अब आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे दोस्तों, अपने अकॉर्डिंग बना के चलोगे। आप ये मान लीजिए दोस्तों, इसने 100 रुपये की ये रेट हो गया दोस्तों, ये हमारी क्या है, ये रेट है, और ये क्वांटिटी यानी कि मात्रा दोस्तों। ठीक है, ये क्वांटिटी है। उसने मार्केट से दोस्तों 100 रुपये का 100 ग्राम आइटम खरीदा है। ठीक है, यहाँ पे हमें 1 किलोग्राम और 800 ग्राम से अभी कोई मतलब नहीं है, हमने यहाँ पे अपनी मात्रा मान ली है। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये माना दोस्तों, उस दुकानदार का यानी रमेश का जो रेट था कितना था मार्केट से खरीदने का, वो 100 रुपये का 100 ग्राम क्वांटिटी खरीद के लाता था। 100 ग्राम मान लीजिए आप इसे। ठीक है, 100 रुपये का 100 ग्राम तो 1 रुपये का 1 ग्राम। यहाँ पे 100 से आपकी कंपेरिजन सही रहती है, ताकि हमारे आंसर में परसेंटेज में कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ देखिए दोस्तों क्या करना है, हमने ये मान लिया यहाँ पे कि 100 रुपये में 100 ग्राम वस्तु वो खरीदता है, और क्या ऑफर करता है दोस्तों, वो हमें दावा करता है कि मैं आपको इस 100 रुपये के सामान को कितने में दे रहा हूँ दोस्तों, 90 रुपये में दे रहा हूँ। 10% की आपसे क्या ले रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको छूट दे रहा हूँ 10% की। तो ये रेट हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, 100 से 90 हो रहा है। ये अपने 100 रुपये के सामान को 90 पे दे रहा है। 40 के रेट को कितने पे दे रहा है, 36 पे दे रहा है, मतलब 100 के आइटम को 90 पे दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं। परंतु दोस्तों क्या कर रहा है ये 90 रुपये में हमें पूरा 100 ग्राम आइटम नहीं दे रहा है। कितना दे रहा है, जैसे हमारा 1 kg पे कितना दे रहा है, 800 ग्राम, यानी कि 20% कम तोल रहा है। यहाँ पे कह सकते हैं आप 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम, और ये 1000 ग्राम के स्थान पर कितना दे रहा है, 800 ग्राम। तो 0 से 0 काट के आप देखो कितना मिलता है आपको, तो ये हमें 100 ग्राम के स्थान पर कितना देगा, 80 ग्राम। ठीक है, तो जितनी वैल्यू छोटी हो सकती है आप उतनी वैल्यू छोटी कर लीजिए। तो 100 ग्राम की जगह कितना दे रहा है, 80 ग्राम। तो यहाँ मात्रा मान सकते हो आप कितनी दोस्तों, यहाँ मात्रा मान सकते हो, ये हमें कितना दे रहा है, 80 ग्राम। तो आप देखिए ये 90 रुपये में हमें 80 ग्राम आइटम दे रहा है दोस्तों। ठीक है, और पैसा हमसे कितना ले रहा है, कितना ले रहा है दोस्तों, पैसा हमसे कितना ले रहा है, पूरा 100 ग्राम का पैसा ले रहा है। ठीक है, पैसा कितना ले रहा है, पूरा 100 ग्राम का। तो कर क्या रहा है दोस्तों, ये हमसे कितना बचा रहा है, ये कह रहा है दोस्तों मैं आपको 100 ग्राम सामान 90 रुपये में दे रहा हूँ, लेकिन ये 90 रुपये में हमें 100 ग्राम आइटम नहीं दे रहा। ये कितना दे रहा है दोस्तों, ये हमें 90 रुपये में कितना दे रहा है, 80 ग्राम आइटम दे रहा है। कितना दे रहा है, 80 ग्राम। ठीक है, तो कितना बेनिफिट हो गया यहाँ पे दोस्तों, देखिए इसका, ये 90 रुपये में कितना दे रहा है, 80 ग्राम। तो यहाँ पे कितने का फायदा ले रहा है दोस्तों, ये 90 से 80 में कितना फायदा हो गया, 10 का। लेकिन मात्रा कितनी दे रहा है, 80 ग्राम। तो इसे 80 ग्राम कितने का पड़ा होगा दोस्तों, ये हमें 80 ग्राम दे रहा है, तो इसको 80 ग्राम कितने का पड़ा होगा, 80 का पड़ा होगा, क्योंकि इसको 100 ग्राम 100 का पड़ रहा है, तो 80 ग्राम ही हमें दे रहा है। तो ये हमें कितनी मात्रा दे रहा है, 80 ग्राम। तो इसको कितने रुपए में ये पड़ा होगा, 80 रुपये में पड़ा होगा। और 80 पे दोस्तों कितनी बचत कर रहा है, ये हमसे पैसा कितने ले रहा है, 90 ग्राम का। तो कितने ग्राम का फायदा ले रहा है, 10 ग्राम का। ठीक है दोस्तों, इसको बस परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है। तो 0 से 0 कट गई, तो कितना आ गया, 12.5%। 1/8 का मतलब क्या होता है, या 100/8 का मतलब क्या होता है, 12.5% का इसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह दे सकते हो। बस इसकी लैंग्वेज को थोड़ा समझना है, कैलकुलेशन इसमें बहुत कम है, बस आपको मात्रा को सेट करना होता है। चलिए, तो इसका जो आंसर है वो कितना आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 12.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए, इसको लाभ होने वाला है दोस्तों। ये बेईमानी किस लिए कर रहा है, लाभ कमाने के लिए। अगर ये ईमानदार होता तो दोस्तों ये बेईमानी क्यों करता दोस्तों, तो इसको हानि होती। जबकि बेईमानी किस लिए कर रहा है, लाभ के लिए। तो बेईमान दुकानदार हमेशा लाभ ही लेता है, ज़्यादातर वो नुकसान में कम रहता है। बेईमानी करने का कारण ही दोस्तों क्या है, लाभ लेना है। तो इसका आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन, चुनाव वाला क्वेश्चन दोस्तों। हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाता है, तो आप भी इसकी प्रैक्टिस करके जाइए। चुनाव वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा।
तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। दिया है एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों का 70% मिला है। यदि कुल मतों के 20% अवैध घोषित किए गए और मतों की कुल संख्या कितनी है 6,40,000, तो इस उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट पड़े, कितने मत पड़े, इसके मतों की गणना हमें करनी है। परसेंटेज में कितना है 70%, 70% की हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। तो होता क्या है दोस्तों, चुनाव में जो मत आपके अवैध घोषित हो जाते हैं उनको आप निकाल लीजिए। यहाँ पे टोटल मतदान क्या होता है अपने आप में 100% होता है। 100% में से आपका 20% अवैध हो गया, तो यहाँ पे वैध कितना बचेगा आपका, वैलिड वोट कितना बचेगा, तो वैलिड बचेगा आपका 80%, ये आपका वैलिड वोट है। इनवैलिड कितना हो गया, तो इनवैलिड हो गया आपका कितना 20%। तो हमारा जो मतदान हो रहा है दोस्तों किस पर हो रहा है 80% पर, ठीक है। इस 80% का विजेताओं का कितने मिल रहा है 70%, और टोटल मतदान हमारा कितना था दोस्तों 6,40,000। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। टोटल मतदान कितना है 6,40,000, ये हमारा टोटल मतदान इतना हुआ 6,40,000। इसमें से 20% आपके इनवैलिड, इनको हटा दीजिए दोस्तों, तो कितना रह जाएगा 80/100। ये हमारा वैलिड वोट है टोटल का 80%, और इसका मिला है दोस्तों किसको, जीतने वाले को यानी एक्स को मिला है 70%। हमें इसकी वैल्यू यहाँ पे बतानी है। तो चलिए 2 0 यानी 4 0 हमारी कट गई, ठीक है दोस्तों 4 0। यहाँ पे 2 0 एक्स्ट्रा बचेंगी, यहाँ 2 0 हमारी है, 4 0 नहीं कटेंगी, 2 0 कटेंगी, 2 यहाँ से कट जाती है, ठीक है। तो इस तरह से 2 0 हमारी यहाँ पे कटी इन 2 0 से। बाकी के क्वेश्चन में दोस्तों हमें गुना नहीं करने का, क्या करना है, 6400 आ गया हमारा 6400, ये हमारा 8 आ गया, ये 7 आ गया। अब इसको आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ऑप्शन पे जाते हैं। जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वो 7 से कटने वाला होगा, 7 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है दोस्तों। 7 एक अभाज्य संख्या है, तो इससे चेक करना अच्छा रहेगा। तो 7 से जो नंबर हमारा कटेगा वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो बात चलते हैं 7 पंजे 35 और 7 1 7, 7 दूनी 14, ये हमारा ऑप्शन कट गया। आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, 7 से ये नहीं कटेगा, 7 पंजे 35, आगे 8 है नहीं कटेगा, 7 से 45 नहीं कटता दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरह से आसानी से कर सकते हो। इसका आंसर आ गया कितना आपका 3,58,400, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। तो ये ऑप्शन हमारा 7 से पूरा कटा। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है दोस्तों, बस 0 से 0 काटने के बाद हम देखेंगे हमें क्या मिला, 6400 गुना 8 गुना 7। आगे गुना करने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों हमें, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे जो नंबर हमारा 7 से कटेगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो एक बार मल्टीप्लाई करने से पहले, कैलकुलेशन करने से पहले दोस्तों आप एग्जाम में क्या करें, एक बार ऑप्शन पे नज़र अवश्य मारें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है। तो कई बार हमारी जो कैलकुलेशन है दोस्तों उसको हम यहाँ पे बचा लेते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक खेप का 3/4 8% के लाभ पर बेचा गया है और शेष भाग 4% की हानि पर बेचा गया है। यदि कुल मिलाकर 600 रुपये का लाभ हुआ हो तो खेप का मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, बेसिक, और दूसरा आपका टोटल। आप क्या कर सकते हो, आप टोटल में क्या एक्स मान के भी इसको कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ना तो हम इसको एक्स मानेंगे दोस्तों, हम इसको करेंगे रेशो मेथड से। और ऐसे क्वेश्चन के लिए रेशो मेथड सबसे बेस्ट रहता है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ बस आपको उस पर फोकस करना है, और अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको यही तरीका लगाना है। इससे हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा बीट हो जाती है, कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ बोल रहा है एक खेप का 3/4, 3/4 का मतलब होता है 75%। तो 3/4 का मतलब 75% होता है, और बाकी कितना परसेंट बचे दोस्तों 25%। 3/4 का मतलब 75% होता है। इसको रेशो में ले लीजिए दोस्तों, 3 अनुपात कितना आएगा आपका 1 आ जाएगा। ये कह सकते हैं इसने 3/4 भाग यानी कि 3 भाग 8% के लाभ पर बेचा है। तो 8 से गुना लगाएंगे, परसेंटेज को इसमें इग्नोर करना है दोस्तों, क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा।
और जो बाकी बचा हुआ भाग है 25% भाग इसने 4% की हानि पर बेचा है। तो इसमें आप अगर हानि हो रही तो -4 से गुना करेंगे, ठीक है। पूरा खेप हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 भाग ए है और 1 भाग ये है, तो कितना हो जाएगा 4 भाग। तो टोटल हमारा जो भाग होगा वो कितना हो जाएगा 4 भाग। इस पर मान लेते हैं दोस्तों हमें पूरे भाग पर, पूरे हिस्से पर हमें x% का लाभ या x% की हानि होगी। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। चलिए, तो 8 तिया 24, इसका 24 बनता है। यहाँ रेशो की जगह प्लस कर दीजिए आप, 4 किस में गुना करेंगे दोस्तों तो माइनस का 4 हो जाएगा ये, और प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस हो जाता है, और ये किसके इक्वल होगा 4x के इक्वल। तो 24 में से 4 जाएगा 20 बचेगा, और 20 किसके बराबर होगा 4x के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ठीक है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं हमें इस पूरे सौदे पर 5% का लाभ होगा, और 5% की वैल्यू किसके बराबर होगी 600 रुपये के बराबर होगी दोस्तों। परसेंटेज में 5% का लाभ है और रुपये में पूरे सौदे पर कितना लाभ है 600 का। तो 5% की वैल्यू किसके बराबर होगी 600 के बराबर। तो 5% हमारा 600 के बराबर होगा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 600 के बराबर। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी दोस्तों, तो 100% हमारा हो जाएगा 20 से इसमें गुना लगा दीजिए दोस्तों, 20 से इसमें लगा दीजिए। तो 100% हमारा किसके बराबर होगा 20 से इसमें गुना करेंगे, 20 से इसमें करेंगे, तो दोस्तों ये कितना 20 के 120, एक जीरो और बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 12,000। तो इस खेप का जो टोटल मूल्य कितना दोस्तों, वो कितना था 12,000। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। यहाँ से हमने परसेंटेज में लाभ निकाला दोस्तों, पूरे सौदे पर हमें 5% का लाभ हो रहा है, जबकि रुपए में कितना लाभ हो रहा है 600 रुपये का। तो 5% 600 के बराबर है, 100% किसके बराबर होगा, तो 100% हो जाएगा हमारा किसके बराबर, हमने इसको परसेंटेज माना है 75% और 25%, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई 12,000। इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा आपके लिए। मेंसुरेशन का एक और क्वेश्चन आपके लिए है भाई, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, आया हुआ है, पूछा गया है क्वेश्चन, आगे पूछा जा सकता है। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को 16 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार कंटेनर में गिराया जाता है जो आंशिक रूप से पानी से भरा है, ठीक है। यदि घन पूरी तरह से इस पानी में डूबा हुआ है तो बताइए इस जल का स्तर कितना ऊपर उठेगा। जब इसमें घन डूब जाएगा दोस्तों तो पानी का स्तर कितना ऊपर उठेगा, तो पानी की ऊंचाई हमें यहाँ पे बतानी है। तो चलिए, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हमने इस घन को एक कंटेनर में डुबाया है दोस्तों, हमारा कंटेनर कैसा है, एक आयताकार शेप में है या घनाकार शेप में है, और ये घन उसमें पूरी तरह डूब जाता है, तो हमें बताना है पानी का स्तर कितना ऊपर तक जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एक चीज़ फिक्स हो जाती है, जो हमारे घन का आयतन होगा दोस्तों वो किसके बराबर होगा, वो हमारे इस आयताकार कंटेनर के आयतन के बराबर होगा। यहाँ घन की भुजा दे रखी है कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो क्या करना है हमें, दोनों का आयतन बराबर रखना है। घन का आयतन होता है भुजा की पावर 3, यहाँ भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा दोस्तों आयताकार कंटेनर के आयतन के बराबर। हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, यहाँ पे ऊंचाई दे रखी है दोस्तों, वैसे इसका हमें यहाँ पे कोई यूज़ नहीं करना, हमें यहाँ से इसकी अलग से ऊंचाई निकालनी है। लंबाई दे रखी है कितनी 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है कितनी, हाँ चौड़ाई दे रखी है दोस्तों, चौड़ाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें इसकी नेक्स्ट यहाँ पे क्या निकालनी है, अलग से हमें इसकी क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। ये इसकी टोटल हाइट है, लेकिन हमें बताना है पानी का स्तर कितना ऊपर उठेगा, तो हमें पानी की ऊंचाई बतानी है। चलिए, तो पानी की लंबाई चौड़ाई दोस्तों उतनी ही होगी जिस शेप में हमारा पानी है। तो पानी किस शेप में दोस्तों, एक 16 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयताकार कंटेनर में है, तो पानी की लंबाई वही होगी जो कंटेनर की लंबाई है। तो यहाँ कंटेनर का जो आयतन होगा क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई हो जाएगी यहाँ पे L, चौड़ाई हो जाएगी B, और H हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, H मान लेते इसकी चौड़ाई ऊंचाई,
तो 8 का क्यूब, क्योंकि घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो 8 का क्यूब बराबर किसके होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। चौड़ाई यहाँ पे कितनी हो जाएगी आपकी, लंबाई 16 दे रखी है, 16 गुना 8 गुना h। तो 8 का क्यूब होता है 512, तो 512 हमारा किसके बराबर होगा, 16 गुना 8 गुना h के। तो ये कट जाएगा 8 से 64 बार जाएगा और 16 चौका 64। तो यहाँ से h कितना आ जाएगा आपका, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, h की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4। तो हमसे पूछा गया है पानी का स्तर कितना ऊपर उठेगा, तो पानी का स्तर उठेगा आपका 4 मीटर या 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में देंगे आंसर इसका। तो पानी का स्तर कितना ऊपर उठ जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरह देना था। यहाँ पानी का स्तर पूछा है, जबकि यहाँ पे कंटेनर की ऊंचाई ऑलरेडी दे रखी है, तो लेकिन हमें पानी की ऊंचाई बतानी है, तो पानी कितना ऊंचा उठेगा, पानी ऊपर उठ जाएगा 4 सेंटीमीटर। चलिए, यहाँ पे घन का आयतन और इस कंटेनर के पानी का आयतन बराबर होना चाहिए, तो मैंने इसे बराबर रखा है। बराबर करने के बाद हमें h मिल गया कितना, 4 सेंटीमीटर। तो यही इस क्वेश्चन का कंसेप्ट था और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा वो देख लेते हैं। ये है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है और ये टॉपिक ज़्यादातर बच्चों का फेवरेट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। और एक टॉपिक और है दोस्तों, टाइम एंड वर्क। ठीक है, ये कुछ बच्चों के फेवरेट टॉपिक हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते भी रहते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो चलिए क्या है क्वेश्चन में देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति सावधि जमा में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 15,600 जमा करता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद वह अर्जित ब्याज को मूलधन में ऐड कर देता है, तो 4 वर्ष के बाद उसे कुल कितना ब्याज मिलेगा, ये हमें इसमें बताना है। प्रोसेस क्या है इसके जमा करने का दोस्तों, पैसा जो ये जमा करता है 15,600, ये टोटल 4 वर्ष के लिए जमा करता है, परंतु क्या करता है, हर दूसरे वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद ये जो इसका ब्याज बनता है उसको ये अपने मूलधन में ही ऐड कर देता है, बैंक में ही जमा कर देता है, फिर उस पर उसको ब्याज मिलता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2-2 साल का सेगमेंट बना के चलना है। तो पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जो हमारा इसमें सबसे आसान तरीका रहेगा वो क्या रहेगा। पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, 15,600 का 2 वर्ष का क्या निकाल लेते हैं, ब्याज निकाल लेते हैं। 10% की दर से 2 वर्ष का ब्याज बनेगा इसका 20%, तो इसका सीधा 20% निकालो आप। 15,600 का 20%, एक साल का 10%, तो 2 साल का कितना हो जाएगा 20%। तो इसका 20% कितना बनेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती हैं, तो ये हो जाएगा 1560 गुना 2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3120। ये हो गया हमारा 2 साल का साधारण ब्याज, जो किस पर लगेगा, जो लगेगा केवल किस पर, 15,600 पर। अब ये इसमें जुड़ जाएगा दोस्तों, वो कह रहा है कि जो ब्याज बनेगा दोस्तों वो उसको उसी में जोड़ देता है आगे के समय के लिए। ठीक है, तो 2 साल के बाद वो क्या करता है, जो उसका ब्याज बनता है उसको मूलधन में ऐड कर देता है। तो मूलधन हमारा 15,600 है, इसमें इस ब्याज को 2 साल के बाद ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 18,720। 15,600 में कितना जोड़ेंगे, 3120 जोड़ेंगे दोस्तों, तो 15,000, 3,000, 18,600 और एक 700, 720। तो ये हमारा अगले 2 साल के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो अगले 2 साल के लिए नेक्स्ट 2 ईयर के लिए दोस्तों, नेक्स्ट 2 ईयर के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 18,720। और इसका फिर से हम क्या निकाल लेंगे दोस्तों, फिर से 2 साल का ब्याज बना देंगे, इसका 20% फिर से निकाल देंगे। तो इस क्वेश्चन करने का ये सबसे सरल तरीका होगा। चलिए, तो देखिए कितना बनता है दोस्तों, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और एक 17, 2 एकन 2 और एक 3। तो ये कितना आ गया आपका 3744 रुपये इसका टोटल ब्याज बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन करने का ये एक सरल तरीका है दोस्तों। आपको बार बार क्या करना है, आपको अलग से ब्याज निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसमें जोड़ोगे फिर से आप उसका क्या निकालोगे, ब्याज निकालोगे। तो आप एक बार में क्या करें, एक बार में इसको कर लीजिए। ठीक है, आपको बार बार अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे
15,600 का 2 साल का निकाला 3120, इसको जोड़ दिया मूलधन में तो अगले 2 सालों के लिए बन जाएगा मूलधन आपका 18,720। 18,720 का फिर से 20% निकालेंगे तो 20% आपका ब्याज कितना बनेगा 3,744। तो ये आपका टोटल ब्याज बनेगा पूरे 4 सालों का। तो चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा वो देखते हैं। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं और कोई क्वेश्चन बचा नहीं है, तो चलिए इससे आगे हम कल चलेंगे दोस्तों। ये आपका आखिरी क्वेश्चन था आज का, तो इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अपनी तैयारी ऐसी करते रहिए, लगातार अपनी मेहनत को जारी रखिए आप। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।